हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो आप लोग सभी को पता होगा कि बीपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब हम भी फ्री हो चुके हैं। आप लोग के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे। जितने भी जो भी आप लोग का बचा हुआ है 7, 8 और उधर 9, 10, 11, 12, आप समझिए कि प्रत्येक दिन आपका वीडियो आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी कि कुछ साइंस का भी हम सोच रहे थे कि क्लास शुरू करें। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ है दोस्त जो साइंस का तैयारी कर रहे हैं तो उन लोग का आज या कल से, शायद कल से 9th क्लास से शुरू होगा SCERT। सबसे पहले SCERT आप उन लोग को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद NCERT की ओर ले जाया जाएगा। तो अगर ऐसे कोई हैं विद्यार्थी, आपके जो दोस्त जो साइंस का तैयारी करते हैं, तो उनको इस चैनल से जुड़ने के लिए ज़रूर बोलिएगा। कल हमारा साइंस क्लास का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। साइंस का पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर आपका होगा। एक चैप्टर में कम से कम तो 40 से 50 क्वेश्चन होने वाला है, सिर्फ एक चैप्टर में। अगर 9th क्लास का हम एक चैप्टर की बात करें तो कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अगर आप उतना भी तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो। तो अगर अभी तक कोई अगर अगल बगल में आपके दोस्त हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो आपका NCERT क्लास 7th का मध्यकालीन भारत पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 हमने कल अपलोड कर दिया था। आज का जो वीडियो है वो आपका पार्ट 2 है। तो अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन को दबा दीजिए कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखने की कोशिश कीजिएगा तो बेहतर होगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और एक बात बता देना चाहते हैं कि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, हम नंबर आपको बता देते हैं, उस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप नंबर में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो नंबर लिख लीजिएगा 91 42 65 05 49। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही कॉल कीजिएगा, ठीक है। जैसे होगा बात किया जाएगा, लेकिन हाँ व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए, तो फिलहाल हम शुरू करते हैं क्लास को, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो है ये देख लीजिए, आपको हम लोग क्या पढ़ रहे थे तो 7th क्लास का, ठीक है। देखिए 7th क्लास का चैप्टर पूरा नई एनसीईआरटी खत्म हो चुका था। पुरानी एनसीईआरटी में मध्यकालीन भारत चल रहा था, जिसमें हम भारत और संसार, दक्षिण भारत के राज्य खत्म कर चुके थे, उत्तर भारत के राज्य को खत्म कर चुके थे, दिल्ली के सल्तनत भी खत्म कर चुके थे। आज का जो टॉपिक होगा वो जनता का जीवन, ठीक है। आज हम लोग जनता का जीवन से शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। तो चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। और हाँ, आप भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 3-4 तारीख तक हो सके आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 तारीख से फॉर्म भराना भी शुरू हो जाएगा। तो हो सके जितना जल्दी आप NCERT 6 to 8 को ख़त्म कीजिए। उसके बाद आपको 9, 10, 11, 12 तक पढ़ना है और उधर बहुत चैप्टर पढ़ना है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको एकदम ख़त्म करके और फिर उधर आप भिड़ जाइए। चलिए, तो आज का हम लोग का चैप्टर है जनता का जीवन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और कोशिश कीजिए कि आप लोग भी साथ साथ आंसर देते चलें, ठीक है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्तनत काल में व्यापारिक स्थिति पर विचार कीजिए। सल्तनत काल में व्यापारिक स्थिति पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है। ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है इस समय अधिकतर नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। क्या यह स्टेटमेंट सही है कि इस समय सल्तनत काल के समय में अधिकतर नगर जो होते थे व्यापार के प्रमुख केंद्र होते थे? तो हाँ, ये कथन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। इस समय बंजारे व्यापारिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे। क्या ये कथन सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। इस समय जो होते थे बंजारे व्यापारी जो होते थे वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इब्न बतूता ने अपने वर्णन में, ठीक है, दिल्ली को इस समय का सबसे सुंदर नगर बताया। क्या ये कथन सही है? तो यहाँ ये बिल्कुल सही है। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस समय जो था सल्तनत काल के समय दिल्ली को एक सुंदर नगर बताया था। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। चलिए, व्यापारी हेतु चांदी के टाका, देखिए व्यापारी हेतु चांदी का टाका
का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था। क्या ये कथन सही है? तो हाँ, ये भी आपका सही है। यानी कि पहला का क्या, एक भी सही, दो भी सही, ठीक है, तीन भी सही, यानी कि चार का चारों सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, देख लेते हैं कैसा ऑप्शन दिया है। देखिए, तो यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है। थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। चलिए, ऐसे तो व्याख्या बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ से देखिए आप, अधिकतर नगर, ठीक है, व्यापारी के प्रमुख केंद्र थे। प्रत्येक नगर में हाट या बाजार होता था जहां व्यापारी वस्तुओं को खरीदते और बेचने के लिए एकत्र होते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस समय बंजारे के पास बड़े बड़े काफिले रहते थे और वस्तुओं को एक बाजार से दूसरे बाजार पहुंचाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि इब्न बतूता ने दिल्ली का वर्णन करते हुए लिखा कि उसने जितने नगर अपनी यात्रा में देखे उनमें दिल्ली सबसे अधिक सुंदर नगर था। कौन लिखा? तो इब्न बतूता लिखा। ठीक है, अगला देखते हैं नीचे क्या है। चलिए, दिल्ली नगर में पूर्व से चावल, ठीक है, दिल्ली नगर में पूर्व से चावल, कनौज से चीनी, याद रखिएगा, पूर्व से चावल, कनौज से चीनी, दोआब से गेहूं और दक्षिण भारत से बहुमूल्य रेशम आता था। किसने लिखा था? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता अपनी पुस्तक में लिखा था। ठीक है, और क्या है कि चीन के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र बंगाल था। देखिए, चीन के साथ अगर कभी पूछ ले कि चीन के साथ व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था, तो याद रखिएगा बंगाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, व्याख्या पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आपको तो अच्छा से पढ़ना है। देखिए यहाँ फिर एक व्याख्या दिया हुआ है, तो उसी का है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही व्याख्या है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप क्या कीजिएगा कि वीडियो का मतलब जो स्पीड है ना उसको बढ़ा के देखिएगा, लेकिन एनसीईआरटी भैया आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, वही आपको फायदा देने वाला है। क्योंकि हम बीपीएससी का एग्जाम दे के आ रहे हैं ना, इतना मतलब कि कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन था कि पूछना नहीं है। पूरा समझिए कि एक क्वेश्चन को इतना घुमा के इतना 3-4 स्टेप में बताया गया है ना, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा ना लाइन बाय लाइन, तब तक आपको क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको किसी भी चीज़ का एग्जाम देना हो, खासकर बीपीएससी अगर लेती है कोई भी संस्था से, तो आपको एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ना बहुत जरूरी है, वो भी एकदम लाइन बाय लाइन। हम लोग तो वीवीआई क्वेश्चन को ही सिर्फ पढ़ रहे हैं। आप, मेरा सेक्शन यही है कि आप जाकर बुक पढ़िए, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए। इसमें क्या है कि आपको एकदम छाटा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एकदम वीवीआई मिलेगा, क्योंकि दृष्टि का ये बुक है, इसमें एकदम वही क्वेश्चन है जो वीवीआई होना चाहिए। खैर चलिए, अगला को मतलब पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या है? देखिए, इस समय व्यापारी हेतु, ठीक है, चांदी के चांदी, एक मिनट, चलिए, तो इस समय व्यापार हेतु, ठीक है, चांदी के सिक्के टाका का बहुत अधिक उपयोग होता था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इस सिक्के को जारी किया था। इसी सिक्के के आधार पर बाद में, ठीक है, चांदी का रुपया चलाया गया। याद रखिएगा, बाद में क्या किया गया? तो चांदी का रुपया चलाया गया। इस समय के तोल के बाटों का प्रयोग आधुनिक काल में मीट्रिक, ठीक है, प्रणाली के अपनाए जाने के पहले तक जारी रहा। ठीक है, चलिए, ये था आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने के लिए। चलिए, सूफी संत निम्न में से, ठीक है, किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो चलिए इसका क्या है ऑप्शन देखते हैं। सूफियों ने ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए, ठीक है, प्रेम साधना का उपदेश दिया। क्या ये मतलब ये कथन जो है ऑप्शन 1 सही है? तो यहाँ ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, सूफी जो थे मनुष्य मात्र के आदर पर अधिक बल देते थे। ठीक है, ये कथन सही है? तो जी हाँ, ये भी आपका पूरा का पूरा सही है। सूफियों का पीर हिंदुओं के गुरुओं के समान था। तो हाँ, ये भी आपका सही है। यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये मतलब 1 2 3 का तीनों सही है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ, 1 2 3, यानी कि सभी के सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन की ओर चलते हैं। तो देख लीजिए डिस्कशन क्या, वीडियो को रोक कर इसका डिस्कशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, सूफी संप्रदायों के विभिन्न संतों का उनके निवास स्थान से मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करना, चलिए हम मिलान करते हैं। तो पहला क्या है, मुइनुद्दीन चिश्ती, ये किससे हो जाएगा? तो ये आपका अजमेर, ये कहाँ के रहने वाले थे, निवास कहाँ करते थे? इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ हो जाएगा? तो अजमेर। ठीक है, अगला देख लेते हैं बाबा फरीद। तो बाबा फरीद इनका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर
3, ठीक है। शाह आलम बुखारी, तो शाह आलम बुखारी का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ के थे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात के। अब एक लास्ट बचा, तो ये कहाँ का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गुलबर्ग के, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। 1 का 4, ठीक है, और 2 का 3, 1 का 4 और 2 का 3 याद रखिएगा। चलिए तो देखते हैं 1 का 4 किस में, तो आपको पहले से ही मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 का 4 2 का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसका भी डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो को रोक कर आप थोड़ा इसका डिस्कशन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नयनार संतों ने किया था, क्या ये कथन सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत, ठीक है, महात्मा अब्राह्मण थे, क्या ये कथन सही है, तो याद रखिएगा ये भी आपका सही है। तीसरा देखते हैं, भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया था, हाँ बिल्कुल इन लोगों ने किया था, यानी कि तीनों का तीनों सही है, यानी कि क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए इसको थोड़ा पढ़ देते हैं। सर्वप्रथम तमिल देश के आलवार, ठीक है, और नैनार संतों ने कहानियों और गीतों के द्वारा, ठीक है, भक्ति भावना की परंपरा को प्रारंभ किया। इस आंदोलन के समर्थक साधु संत अधिकांश अब्राह्मण थे। भक्ति मार्ग के उपदेशों ने, ठीक है, बतलाया कि मनुष्य और ईश्वर का संबंध प्रेम भाव पर आधारित है और धार्मिक कर्मकांडों के करने की अपेक्षा भक्ति भाव से, ठीक है, ईश्वर की उपासना करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मनुष्यों को और धर्मों में उन्होंने सहिष्णुता की भावना पर अधिक बल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। चलिए तो मिलान करते हैं, क्या है पहले देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान विभिन्न साधु संतों ने अलग अलग स्थानों से धर्मोपदेश दिए, निम्न में से कौन से सही सुमिलित है, मतलब कि चारों में सही कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो चैतन्य क्या क्या कहाँ से थे, तो चैतन्य ये बंगाल, ये आपका सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ज्ञानेश्वर कहाँ से, तो महाराष्ट्र, ये भी आपका सही है। चलिए गुरु नानक तो पंजाब से, ये भी आपका सही है। कबीर बंगाल से, क्या ये सही है, नहीं। कबीर कहाँ से थे, तो याद रखिएगा बनारस, ठीक है, कबीर तो बनारस, ठीक है। कबीर कहाँ से थे, तो बनारस से। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल से हम लोग आपका साइंस का भी वीडियो लाने जा रहे हैं, और कल या परसों से हो सके ज्योग्राफी भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। 6 क्लास से ज्योग्राफी का भी वीडियो आएगा और हिस्ट्री का भी वीडियो आएगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सही है। आपसे क्या पूछा जा रहा था, एक बार देख लीजिए, क्या है, कौन सही सुमिलित है, तो गलत हो गया सिर्फ 4, यानी कि तीनों का तीनों सही, यानी कि 1 2 3 आपका सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। चलिए किन 2 भाषाओं के सम्मिश्रण से उर्दू भाषा बनी है, ठीक है। उर्दू भाषा कैसे बनी है, किन किन को मिलने से बनी है, ये पूछा जा रहा है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाक से इसका आंसर बता दीजिए। तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा हिंदी और फारसी। हिंदी और फारसी के मिलने से कौन सी भाषा का निर्माण हुआ है, तो उर्दू भाषा बनी, याद रखिएगा। हिंदी और फारसी से मिलने से क्या हुआ है, तो उर्दू भाषा बनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। क्या है कि हिंदी और फारसी के सम्मिश्रण से एक नई भाषा कौन, तो उर्दू बनी है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, शिविर, ठीक है। विभिन्न भाषाओं वाले सैनिक परस्पर वार्तालाप के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे उर्दू कहने लगे, ठीक है। उर्दू का व्याकरण हिंदी व्याकरण के, ठीक है, समान ही था, ठीक है,
पर उसके शब्द, ठीक है, फारसी, तुर्की, हिंदी भाषाओं से लिए गए थे। याद रखिएगा, हिंदी जो था समान था, उसके शब्द किस किस से था, तो फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्या है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ आपका साहित्यकार दिया हुआ है, एक तरफ भाषा कि किस कबन, तो कनबन जो था किस भाषा से था, तो इसका क्या हो जाएगा, एक का। चलिए तो मिलान करते हैं, इसमें क्या है कि कौन सही है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए नीचे में कौन सही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सही कौन है, तो देख लेते हैं। आपका एक सही है, ठीक है, विद्यापति ये आपका सही है। ठीक है, विद्यापति मैथिली में हो जाएगा, लेकिन अमीर खुसरो ये आपका गलत है। अमीर खुसरो फारसी भाषा में था। ठीक है, किस भाषा में था, तो फारसी, याद रखिएगा, तेलुगु नहीं, ये फारसी भाषा में था, यानी कि दो आपका गलत है। ठीक है, अमीर खुसरो किस भाषा में था, लिखा गया था, तो फारसी भाषा में लिखा गया था। चलिए तो दो गलत है, तो क्या हो जाएगा, एक और तीन, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्या है, सल्तनत काल में वास्तुकला से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार किया जाए इस पे। इस समय तुर्क और अफगान शैलियों का सम्मिश्रण प्राचीन भारतीय शैलियों से हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल हाँ, ये आपका सही है। इस समय वास्तुकला की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं नुकीले मेहराब और गुंबद थे। क्या यह सही है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा क्या है, इस काल में ऊंची सकरी मीनार का भी, ठीक है, निर्माण बहुत तायात में हुआ है। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही, यानी कि 1 2 3 तीनों का तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बोलता है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ इमारत है, एक तरफ स्थान है, मतलब ये कहाँ से कहाँ है, मतलब कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो सबको जानते हैं कुतुब मीनार कहाँ है, ये हो जाएगा दिल्ली में। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। अटाला मस्जिद कहाँ है, तो अहमदाबाद में। क्या ये सही है, तो ये आपका गलत है। अटाला मस्जिद कहाँ है, तो याद रखिए जौनपुर में। ठीक है, कहाँ है, तो जौनपुर। अटाला मस्जिद कहाँ है, तो जौनपुर में, ये याद रखिएगा। कभी पूछते अटाला मस्जिद कहाँ है, तो जौनपुर में। जहाज महल कहाँ है, ठीक है, तो ये आपका सही है। जहाज महल कहाँ है, तो मांडू में। ठीक है, यानी कि 1 और 3 आपका सही है, 2 आपका गलत है, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्या है, प्रसिद्ध बिदर का मदरसा किस शैली का उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रसिद्ध बिदर का मदरसा किस शैली का उदाहरण है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, फारसी शैली का। किस शैली का उदाहरण है, तो फारसी शैली का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए, सल्तनत काल में सुदूर दक्षिण के किस नगर का दुर्वाते, बारबोसा, नूनेज तथा पेइस जैसे विदेश यात्री ने वर्णन किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो 11 का आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम्पी नगर। क्या हो जाएगा, हम्पी नगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए सल्तनत काल में चित्रकला और संगीत से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इस काल में कलाकार अपने आश्रय देने वाले राजाओं के चित्र बनाते थे। क्या यह स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इस समय प्रसिद्ध सितार, देखिए इस समय प्रसिद्ध सितार, सारंगी और तबला वाद्य यंत्रों का पतन हुआ। क्या ये सही है, तो ये गलत बात है। ठीक है, यानी कि इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 सही है, आपसे सही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। चलिए तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इस प्रकार हम लोग क्या किए कि 5 नंबर का जो चैप्टर था, ठीक है, 5 नंबर चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग
हिस्ट्री का 7th क्लास, ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री चल रहा है आपका 6, चैप्टर नंबर 6 में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है, और अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं अगला चैप्टर। पर पहला प्रश्न क्या है, तो बाबर को, ठीक है, भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से थे, कौन थे, ये देखना है। चलिए, तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने वाला, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। लोधी सरदार और राजपूत शासक, ठीक है, राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए, तो इसका पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा डिस्कशन, व्याख्या। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है। चलिए, तो बाबर ने किस युद्ध में लोधी सुल्तान यानी कि इब्राहिम लोधी को हराया था, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो किस युद्ध में, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था ये आपसे पूछ लेगा, तो याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो बाबर जो इसमें किसकी विजय हुई ये पूछ लेता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में किसका विजय हुआ और किसकी हार हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर जो था वो जीता था, इब्राहिम लोधी को हराया था, ठीक है, यानी कि इब्राहिम लोधी का हार गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखिएगा तो इसका भी डिस्कशन पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। चलिए पढ़ के सुना देते हैं, क्या है। देखिए, तो सन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया, ठीक है। उसने पंजाब, दिल्ली और बिहार तक गंगा के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया। बाबर ने अफगान सरदार और मेवाड़ शासक राणा सांगा, ठीक है, और खानवा का युद्ध को भी पराजित किया, ठीक है। सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आइए। 3 में क्या है कि भारत में बाबर की सफलता का प्रमुख कारण थे, तो कौन कौन से कारण थे सफल होने का, चलिए देखते हैं। पहला क्या है आपका, कुशल और प्रशिक्षित घुड़सवार सेना, क्या ये बाबर के पास थे, तो ये सही है, बिल्कुल थे, और सफल होने का ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, युद्ध में तोप खाने का प्रयोग, ये भी आपका सही है कि युद्ध में तोप खाने का प्रयोग बाबर ने ही किया था, ठीक है। तीसरा देखते हैं, असंगठित अफगान शक्ति, क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही, यानी कि उपयुक्त में से सभी का सभी आंसर क्या है आपका सही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है देख लेते हैं, बाबर फारसी भाषा का एक अच्छा कवि था, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि बाबर फारसी भाषा का एक अच्छा कवि था, तो ये गलत बात है। फारसी भाषा का नहीं, ये किस भाषा का था, तो तुर्की भाषा का, ठीक है, याद रखिए किस भाषा का था, तो तुर्की भाषा का। ये आपका गलत दिया हुआ है, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, बाबर तुर्की भाषा का एक अच्छा कवि था। अगला पॉइंट देखते हैं, बाबर पोलो खेलने में अत्यधिक रुचि रखता था, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा कथन देख लेते हैं, बाबर प्रकृति प्रेमी था, क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि 2 और 3 आपका सही है, बाकी एक आपका गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा चलिए, ऑप्शन को हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है, पहले आंसर बाद में देख लिया जाएगा। चलिए, क्या है, तो मुगल बादशाह, ठीक है, हुमायूं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, तो हुमायूं के संबंध में। चलिए देखते हैं, प्रारंभ में हुमायूं को, ठीक है, अफगान सरदार, गुजरात के शासक और पूर्वी भारत के राज्यों से संघर्ष करना पड़ा, क्या ये कथन सही है, तो ये बिल्कुल सही है, हुमायूं को जो था संघर्ष करना पड़ा था। दूसरा देखते हैं, शेर शाह सूरी ने, ठीक है, हुमायूं को पराजित कर उसे देश से बाहर भागने पर विवश कर दिया था,
कि ये सही है, तो ये भी सही है। शेरशाह सूरी जो था हुमायूं को पराजित करके और उसे मतलब कि देश से बाहर कर भागने पर मजबूर कर दिया था, विवश कर दिया था। अगला देखते हैं क्या है। अपने प्रवासन के दौरान अमरकोट में हुमायूं की पत्नी ने अकबर को जन्म दिया, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, तो सही है। ठीक है, हुमायूं की पत्नी ने किसको जन्म दिया, तो अकबर का जन्म दिया। तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा कि अकबर के पिता का क्या नाम था। अगर कभी पूछ ले कि अकबर का पिता कौन हुए, तो कौन हुए, तो हुमायूं। ठीक है, याद रखिएगा, अकबर के पिता कौन हो गए, हुमायूं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, यानी कि क्या हो गया, तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। चलिए, तो थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऐसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। क्या है कि बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन, हुमायूं, हुमायूं शासक बना। यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, यानी कि बाबर का पुत्र कौन हुआ, हुमायूं। समझ में आ रहा है, बाबर का पुत्र कौन हुआ, हुमायूं। और हुमायूं जो था, हुमायूं का पुत्र कौन हुआ, तो हुमायूं का पुत्र कौन हुआ, अकबर। अभी जस्ट हम लोग देखें स्टेटमेंट ऊपर, हुमायूं का पुत्र कौन हुआ, अकबर। देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यानी कौन, हुमायूं। तो हुमायूं किसका मतलब बेटा हुआ, बाबर का। पहला हो गया ये क्वेश्चन। दूसरा अगर पूछ ले हुमायूं का पुत्र कौन हुआ, तो हुमायूं का पुत्र कौन हो गया, अकबर हो गया। याद रखिएगा, आगे स्टेटमेंट में आपको मिल भी सकता है। ठीक है, हुमायूं का पुत्र कौन हुआ, तो अकबर। चलिए आगे देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट बहुत बड़ा था ये। चलिए 6 नंबर क्या है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता होगा, फरीद खां। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार में सम्मिलित थे, तो शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार में क्या कौन कौन सम्मिलित किया गया है, तो चलिए राजस्व सुधार, ये भी सही है, प्रशासनिक सुधार, ये भी सही है, सैनिक सुधार, ये भी सही है, करेंसी प्रणाली में सुधार, ये भी सही है, यानी कि चारों का चारों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्या है कि शेरशाह द्वारा, ठीक है, एक मिनट, हाँ, शेरशाह द्वारा बनवाई गई, ठीक है, ग्रैंटेक रोड किन दो स्थानों को जोड़ती थी। ठीक है, तो किसको किसको जोड़ता था, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पेशावर से कलकत्ता को जोड़ता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक से हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है कथन कि कालिंजर किले के घेरे के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, क्या ये कथन सही है, कालिंजर घेरे के मतलब के दौरान हुआ था। अच्छा ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, तो सही है। आगे देखते हैं क्या है, हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई, क्या ये कथन सही है, तो ये आपका गलत है। हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर नहीं हुई थी। ठीक है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, ना कि पोलो खेलते समय। ठीक है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था। चलिए तो देखते हैं, यानी कि केवल एक सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते नहीं बल्कि पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण में बहमनी राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, तो 15वीं शताब्दी में बहमनी, ठीक है, दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य था, क्या ये कथन सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। बहमनी का प्रधानमंत्री महमूद गवा फारस का एक व्यापारी था, तो ये क्या कथन सही है, तो ये भी आपका सही है। महमूद गवा से विजयनगर शासकों ने गोवा छीन लिया, क्या ये सही है, तो नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये है आपका
क्वेश्चन नंबर 11, बहमानी राज्य से विभाजित 5 नए राज्यों में असंगत है, मतलब इसमें से कौन गलत है, ठीक है, इसकी पहचान करना है। तो क्या कोई गलत है, देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 5 राज्य में बरार ये तो शामिल था, बीजापुर ये भी था, गोलकुंडा ये भी था, और बीदर या अहमदनगर ये क्या हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन नहीं समझे नहीं, क्या बोल रहा है कि बहमानी राज्य से विभाजित 5 नए राज्यों में असंगत है, ठीक है। तो असंगत है इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें तो कोई नहीं, ठीक है, यानी कि कोई नहीं है, यानी कि कोई असंगत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये 5 राज्य जो था जो शामिल था। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या है इसका डिस्कशन, ठीक है। तो बहमानी अपने उत्तरवर्ती काल में 5 नए राज्य में विभाजित किया, ठीक है। पहला किस में, तो बीजापुर में, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर और बारार के राज्य थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, ठीक है। चलिए, तो विजयनगर शासक कृष्णदेव राय से के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, तो कृष्णदेव राय के संबंध में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है कि कृष्णदेव राय ने उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त की, तो ये आपका बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय जो थे उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त किए थे। राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए, ठीक है, बांधों और नहरों का निर्माण कराया, ये भी आपका सही है। तीसरा देखते हैं, तो कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में, ठीक है, क्या, तो अमुक्त माल्यादा नामक काव्य की रचना की, ये सही है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही है। इसका डिस्कशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा हम जूम कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। विजयनगर के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में, ठीक है, किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था। तो कौन 3 राज्य कौन था, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन कौन, अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे थे, तो बीजापुर हो जाएगा, गोलकुंडा हो जाएगा और अहमदनगर हो जाएगा। बहमानी राज्य आपका नहीं होगा, यानी कि 4, 1, 2, 3 आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए देखिए इसको थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई, ठीक है, कब हुई थी, तो 1530 में। कभी भी आपसे पूछ देगा, ठीक है, कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 में। और उसमें किसका मृत्यु हुआ था, तो बाबर का भी मृत्यु कब हुआ था, तो 1530 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसकी मृत्यु के साथ विजयनगर राज्य का पतन आरंभ हो गया। जैसे ही कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि विजयनगर राज्य का पतन आरंभ हो गया, मतलब कि धीरे धीरे शुरू हो गया था। दक्षिण भारत के उत्तरी क्षेत्र के 3 राज्य अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर विजयनगर पर आक्रमण करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह अवसर 1565 में आया, ठीक है। चलिए, इन राज्यों ने मिलकर तालिकोटा की लड़ाई में विजयनगर को पराजित किया। हालांकि जल्द ही दक्षिण भारत में मुगलों के आधिपत्य से, ठीक है, राज्य भी नष्ट हो गया। चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का व्याख्या। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये तो सबको पता होगा, वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते भारत कब पहुंचा, तो 1498 में। और इसकी मदद किसने किया था, तो अब्दुल मजीद। याद रखिएगा, वास्को डिगामा को, ठीक है, भारत आने के लिए रास्ता का मदद किसने किया था, तो अब्दुल मजीद ने। ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब्दुल मजीद ये जो था, वास्को डिगामा को भारत आने के लिए रास्ता का दिखाना या मदद किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। इसमें क्या है कि विदेशी यात्री और उनसे संबंधित देश दिया हुआ, कौन कहाँ से थे ये देखना है, ठीक है। चलिए, तो पूछ रहा है क्या, कौन सुमित सही है, सही हमसे पूछ रहा है। तो मार्को पोलो ये कहाँ का रहने वाला था, तो वेनिस का, ये आपका सही हो गया। मार्को पोलो कहाँ था, वेनिस का। वास्को डिगामा पुर्तगाल का, ये भी सही है। निकेतन कहाँ का था, तो ये रूस का था, ये भी आपका सही है। यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्या है कि अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने किया था? ये सबको पता है, हम उधर भी एससीईआरटी में आपको पढ़ाए हुए थे। तो किसने किया था? कोलंबस ने किया था। और कब किया था? तो 1492 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? तो 1492 ईस्वी में खोज किया था, याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या है सो देखिए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोलंबस कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, मतलब किस देश का था? तो स्पेन यात्री कोलंबस कहाँ का? तो स्पेन का। 1492 ईस्वी में अमेरिका के द्वीप पर पहुंचा, यानी ठीक है कि पहुंचा यानी कि उसका खोज किया। आगे क्या है? अभी अमेरिकी महाद्वीप की जानकारी ना होने के कारण, ठीक है, उसने भारत का ही भाग समझकर वेस्ट इंडीज कहा। मतलब कि उसको नहीं पता था कि अमेरिका महाद्वीप है, उसको भारत समझकर क्या कहा था? वेस्ट इंडीज कहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, पूछ देगा कभी कभी। ठीक है, कि कोलंबस ने क्या कहा था? तो वेस्ट इंडीज कहा था। आगे देखते हैं क्या है कि कुछ समय बाद यानी कि 1497 में, ठीक है, अमेरिगो वेस्पूसी ने भी अमेरिका की यात्रा की। अब तक उस समय के, ठीक है, भूगोलवेत्ता यह जान गए थे कि वह अमेरिका महाद्वीप था, एशिया नहीं। ठीक है, अतः उसका नामकरण अमेरिको, देखिए अमेरिका का नामकरण किसने किया था? यहीं से पॉइंट निकलता है। ठीक है, यहाँ से तो नामकरण अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर अमेरिका हुआ। ठीक है, कहीं कहीं वेस्पूसी भी दे देता है। बाद में सन 1519 ईस्वी में, देखिए बाद में सन 1519 ईस्वी में, ठीक है, मैगलन ने संसार के चारों ओर समुद्र यात्रा की तो अमेरिका महाद्वीप का अस्तित्व सिद्ध हुआ। मतलब कि ये, चलिए, मतलब तो संसार की खोज, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो समुद्र के आस पास पूरे संसार की मतलब कि भ्रमण किया था? तो मैगलन। कब किया था? तो 1519 ईस्वी में। ये भी कथन आपसे कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यूरोपियन नाविक अपनी यात्रा के दौरान दिशा सूचक हेतु किन यंत्रों का उपयोग करते थे? बताइए, किन यंत्रों का उपयोग करते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का। ठीक है, देखते हैं। तो यानी कि ऑप्शन 1 2 3 तीनों का तीनों सही है। ठीक है, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग चैप्टर नंबर 6 भी खत्म हो चुका है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि 7 में कौन सा चैप्टर है? अकबर। इसमें हम लोग को अकबर के बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगा कि अकबर कब कब युद्ध किया, कौन कौन सा युद्ध किया। अगर वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगला चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है? तो पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है, अकबर और किसके बीच हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो ये आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। चलिए, थोड़ा सा इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। क्या है? देखिए, अकबर का सबसे पहला संघर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और अकबर, ठीक है, अकबर का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ? तो हेमू से। ठीक है, हेमू से हुआ था। कब हुआ था? तो 1556 में। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या है? हेमू अफगान राजाओं, ठीक है, सरदारों में से एक सेनापति था। अकबर की तरफ से उसके संरक्षक कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, यहाँ से एक लाइन पूछ लिया जाता है कि अकबर की तरफ से उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां ने सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगर अकबर के संरक्षक के रूप में सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बैरम खां ने किया था। ठीक है, इस युद्ध में हेमू की पराजय हुई। देखिए, मतलब कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में। इसमें किसकी मतलब विजय हुई? तो अकबर का विजय हुआ। और किसकी पराजय हुई? तो हेमू पराजय हुआ। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखते हैं, दिल्ली और आगरा, ठीक है, मुगलों को पुनः प्राप्त हो गया। ठीक है, सन 1556 में, ठीक है, में पिता की मृत्यु के बाद जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया तब वह केवल कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया था वो कितने वर्ष का था, तो वो 13 वर्ष का था। ठीक है, चलिए। और उसके पिता की मृत्यु के बाद यानी कि हुमायूं की मृत्यु, तो हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था, 1556 में। ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं का पुत्र कौन हुआ, तो हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर। ठीक है, अब बाबर का पुत्र कौन हुआ, तो हुमायूं। ठीक है, इसे भी कुछ कुछ पॉइंट याद रखिएगा हिस्ट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो क्या है, अकबर की राजपूत नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या ये सही मतलब कि कथन है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। उसने अपने प्रशासन में राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, ये सही है। तो बिल्कुल हाँ, ये भी आपका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो इसका कथन आप देख लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अकबर के विजय, ठीक है, से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि गुजरात विजय, ठीक है, उत्तर भारत की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण थी। क्या ये मतलब ये जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो हाँ ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, अकबर ने मध्य भारत और अफगानिस्तान में गंधार को जीत लिया। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, दक्षिण भारत में, ठीक है, अहमदनगर राज्य के विरुद्ध 8 साल तक अभियान चला। क्या ये सही है कि 8 साल तक ही चला था कि 5 साल भी चला था, क्या ये सही है। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों का तीनों आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, ये अच्छा लग रहा है कि 1595 ईस्वी में तक, ठीक है, अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, मध्य भारत और अफगानिस्तान में गंधार को जीत लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कभी पूछ ले कि अकबर ने उड़ीसा को कब जीता, तो 1595 ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है देख लीजिए, प्रशासनिक अधिकारी और कार्य, किनका क्या कार्य था उसमें आपको मिलान करना कि क्यों कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो बख्शी, ठीक है, तो बख्शी कौन होता था, तो सेना का प्रबंध होता था। ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 का, ये आपका सही है। काजी किसे कहते थे, तो काजी जो होता था ना वो प्रमुख न्यायाधीश होता था। काजी कौन होता था, प्रमुख न्यायाधीश होता था। कोतवाल किसे कहा जाता है, तो कोतवाल का कहने का मतलब नगर प्रशासन की जो देख रेख करता है उसे हम कोतवाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि तीनों का तीनों आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि मुगल साम्राज्य, ठीक है, कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम है। तो उनका सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1। कौन हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका कौन कौन में किस भागों में बटा हुआ था, पहले सूबा में, सूबा से सरकार, सरकार से परगाना और परगाना से गांव। ठीक है, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका देख लीजिएगा व्याख्या आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, अकबर काल में साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। क्या है, भूमि का लगान और व्यापार कर धन प्राप्ति के प्रमुख साधन थे। क्या अकबर के काल में ये प्रमुख साधन थे, क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, राजा टोडरमल ने लगान की एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है। तो अगर कहीं पूछ ले कि अकबर के काल में एक नई व्यवस्था को किसने जन्म दिया, तो राजा टोडरमल ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, समुद्र पार व्यापारी की मुगल काल में बड़ी उन्नति हुई। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि कथन 1 2 तीनों का तीनों आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए व्याख्या इसका बहुत बड़ा है, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं।
चलिए, निम्नलिखित में कौन अकबर के दरबार से संबंधित है? तो अकबर से दरबार मतलब अकबर के दरबार में कौन कौन रहते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको एकदम VVI समझिएगा। कभी कभी पूछ लेता था कि तानसेन किसके दरबार में रहता है, अबुल फजल किसके दरबार में रहता था, फैजी किसके दरबार में रहता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब जो थे तीनों के तीनों अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। अबुल फजल अकबर के दरबार में, फैजी अकबर के दरबार में। चलिए इसके देख लेते हैं इसका व्याख्या। तो इसका व्याख्या थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न निकलते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला क्या है, यहाँ से देखिए अबुल फजल, पॉइंट नंबर से देखते हैं। अबुल फजल ने, ठीक है देखिए, अबुल फजल ने अकबर के दरबार में रहकर अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा क्या है? तो अकबर का जीवन चरित्र है नामक पुस्तक की रचना की। तो यहाँ से दो प्रश्न निकल के आएगा। ठीक है, पहला क्या आएगा, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है, और अकबरनामा में किसकी जीवन का मतलब वर्णन किया गया है? हुमायूं का, शेरशाह सूरी का, अकबर का कि बाबर का, ऐसे आपको दे देगा। तो अकबरनामा में क्या किया गया है? तो याद रखिए अकबर का जीवन चरित्र बताया गया है। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आगे देखते हैं। आईने अकबरी इसी पुस्तक का एक भाग है। आईने अकबरी क्या है? तो अकबरनामा ही अकबरनामा का पुस्तक का एक भाग है। इस काल में संपूर्ण महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया और अबुल फजल ने, याद रखिएगा अबुल फजल ने इन अनुवादों की भूमिका निभाई। ठीक है, यानी कि अगर पूछ ले महाभारत और रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पूछ ले कि महाभारत और, ठीक है यहाँ से देखिए, अगर पूछ ले कि एक मिनट, महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया तो किसने किया? तो अबुल फजल ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए, फैजी मुगल दरबार का राजकवि था। ठीक है, याद रखिए फैजी कौन था? तो ये मुगल दरबार का राजकवि था। वह फारसी भाषा में कविता लिखता था। ठीक है, तो फारसी भाषा में कविता कौन लिखता था? तो फैजी लिखता था। मुगल साम्राज्य की राज की भाषा, ठीक है, कौन सी थी? तो फारसी थी। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, मुगल साम्राज्य की राजभाषा कौन सी थी? ठीक है, तो फारसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है पॉइंट, तानसेन, याद रखिए तानसेन मुगल दरबार का प्रमुख संगीतकार था। तानसेन कौन था? तो ये मुगल दरबार का प्रमुख संगीतकार था। ठीक है, जो अकबर के दरबार में रहता था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में रहता था। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने अनेक रागों की गायन शैली में नवीनता का, ठीक है, समावेश कर भारतीय संगीत को समृद्ध किया। ठीक है, राग दरबार भी इन रोगों में बहुत क्या था? लोकप्रिय था। ठीक है, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको निकल के आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको निकल के मिलेगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लेते हैं। 8 में है कि मुगल चित्रकला शैली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है। मुगल चित्रकला में लघु चित्र, ठीक है, कला का प्रमुख शैली थी। क्या ये सही है कि लघु चित्र कला का प्रमुख शैली थी? क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, चित्रकला में प्रयोग होने वाले रंग, ठीक है, भारतीयों और चित्र शैली भारत और फारसी चित्रकला का सम्मिश्रण थी। कि ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। चलिए क्या है, तो अकबर काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या है कथन, भारत में अभी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। मतलब कि अकबर के शासन काल में भारत में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। यह स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल ये आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। इस समय कागज का प्रयोग होने लगा था। इस समय कागज का प्रयोग होने लगा था। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है, कागज का उपयोग मतलब शुरू करने वाला प्रथम देश कौन था? तो चीन। याद रखिए कागज का प्रयोग करने वाला प्रथम देश कौन था? तो चीन था। या कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए तो यानी कि 1 और 2 दोनों मेरा क्या है? सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
चलिए इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, इस समय भारत में पुस्तकें हाथ से ही, ठीक है, लिखी जाती थी। यद्यपि चीन और यूरोप में छापे खाने का आविष्कार हुआ, मतलब आविष्कार किया जा चुका था, ठीक है, और उसका प्रयोग भी किया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पुस्तकें ताड़पत्र के पत्तों या वृक्ष की छाल पर नहीं लिखी जाती थी, ठीक है। अब मतलब कब, अकबर के शासनकाल में, ठीक है, पुस्तक जो थे वो ताड़पत्तों के या वृक्ष की छाल पर नहीं लिखी जाती थी, ठीक है, बल्कि कागज पर लिखी जाती थी, ठीक है। कहाँ लिखी जाती थी, तो कागज पर लिखी जाती थी। देखिए, कागज का आविष्कार, ठीक है, चीन में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ। पश्चिम एशिया में उसका निर्यात होता था। कहाँ होता था, तो पश्चिम एशिया में, ठीक है। 14वीं शताब्दी तक भारतीय व्यापारिक भी कागज का आयात करने लगे थे, ठीक है। यहाँ तक आगे देख लेते हैं क्या है, थोड़ा सा बचा हुआ है। चलिए, बाद में वह भारत में भी बनाया जाने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, फारसी की पुस्तकें, ठीक है, नास्तलिक जैसे विभिन्न प्रकार की सुंदर फारसी लिपियों में लिखी जाती थी। हिंदी और संस्कृत की पुस्तकें लिखने के समानतः देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, इसके विचार करते हैं। एक तरफ आपका इमारत है और उसकी विशेषता दिया हुआ है। तो चलिए पहला क्या है, इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना, इसकी क्या विशेषता है देख लेते हैं। तो एक का क्या दिया हुआ है, तो क्या इबादत खाना में धार्मिक, ठीक है, एक मिनट, इबादत खाना में धार्मिक सिद्धांतों पर विचार विमर्श, ठीक है, विमर्श होता था। ये आपका सही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दीवाने आम। तो दीवाने आम में क्या अकबर का दरबार, मतलब दीवाने आम कौन था, तो अकबर का दरबार वहाँ लगता था, ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दीवाने खास, तो दीवाने खास की क्या विशेषता थी, सामान्यतः प्रजा से मिलने का स्थान को दीवाने खास कहते हैं, ये सही है। कहने का मतलब दीवाने खास किसको कहते हैं, सामान्यतः जहाँ प्रजा से मिलने का स्थान होता है, क्या उसको हम दीवाने खास कहते हैं, क्या ये सही है, तो ये भी आपका गलत है। यानी कि सिर्फ दो सही है। दीवाने आम का मतलब क्या था, इसकी विशेषता क्या था, तो अखबार का दरबार को हम दीवाने आम कहते थे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पॉइंट नंबर यहाँ से शुरू करते हैं हम, क्या है, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी की एक इमारत थी जहां अकबर विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों पर विचार विमर्श करता था। इबादत खाने में सर्वप्रथम, ठीक है, इस्लाम धर्म के आचार्य आए, बाद में हिंदू, फारसी, जैन और ईसाई, ठीक है। देख लीजिए बाद में कौन कौन आया था, हिंदू, फारसी, जैन और ईसाई को भी सम्राट ने विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दो चीज़ निकल के आएगा। एक क्या है कि इबादत खाना फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकबर की राजधानी कहाँ थी, एक पूछ लिया जाता है, अकबर की राजधानी कहाँ था, तो फतेहपुर सीकरी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्या है 11 में, तो मुगल वास्तुकला से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है, तो मुगल शैली के बने सभी मकबरों में एक फाटक और एक बाग होता था। क्या यह स्टेटमेंट सही है कि मुगल शैली में बने सभी मकबरों में एक फाटक और एक बाग होता था, तो यह आपका बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला पूर्णतः भारतीय शैली का उदाहरण है, क्या यह सही है, तो ये आपका गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ आपका सही है। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए क्या है, देखिए चलिए देखिए यहाँ से आप इम्पोर्टेंट है, फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी। अभी जस्ट हम पीछे आपको पता है फतेहपुर सीकरी क्या था, तो अकबर की राजधानी था, ठीक है, जो उसने आगरा से स्थानांतरित की थी। यानी कि अकबर की पहले की राजधानी कहाँ थी, तो आगरा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो फतेहपुर सीकरी, तो आगरा से स्थानांतरित कर करके कहाँ लाया, तो राजधानी फतेहपुर सीकरी। इस स्थान पर सूफी महात्मा शेख
सलीम चिश्ती भी रहता था, ठीक है, और अकबर उसका बड़ा आदर करता था। फतेहपुर सीकरी में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। फतेहपुर सीकरी जो राजधानी था उसमें किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट में क्या है, चलिए इसमें देख लेते हैं। दिल्ली में अकबर ने अपने पिता हुमायूं के लिए, ठीक है, एक मकबरा बनाया। दिल्ली में अकबर ने, ठीक है, याद रखिए, अकबर ने अपने पिता, अकबर का पिता कौन, अभी जस्ट बोले थे हुमायूं, तो हुमायूं के लिए एक मकबरा बनाया। और हुमायूं का पिता कौन, इससे पहले तुरंत बताए थे, बाबर। हुमायूं का पिता कौन हुआ? तो बाबर, ठीक है। चलिए, मकबरा बनाया, इसका निर्माण एक विस्तृत क्षेत्र में बनाए गए बाग के बीच किया गया। संपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग एक विशाल फाटक से होकर गुजरता था, ठीक है। मुगल शैली में एक फाटक तथा एक बाग प्रमुख विशेषता थी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं बजाए रखिएगा तो आपका हमारा कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। सॉरी 12 तो नहीं हुआ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चलिए, क्या है, अकबर द्वारा, ठीक है, प्रचारित दीन इलाही से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसके बारे में हम विचार करते हैं। क्या है, यह सब धर्मों के सत्य पर आधारित था। क्या यहाँ तक सही है कि ये शब्द धर्म के सत्य पर आधारित था? तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें और क्या लिखा हुआ है, इसमें सब धर्मों के सिद्धांतों का समावेश किया गया था। जी हाँ, ये सही है। आगे देख लेते हैं। अकबर के कुछ सहयोगी ने दीन ए इलाही मानने से इनकार कर दिया था। तो ये भी सही है। अकबर के कुछ सहयोगी थे कि जो दीन ए इलाही को मानने से क्या किए थे, तो इनकार कर दिए थे, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, हम जूम कर देते हैं, वीडियो को रोक कर व्याख्या थोड़ा देखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, नहीं तो हम ही बता देते इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसी पे सिर्फ फोकस किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए आप, इस सब धर्मों में, ठीक है, कुछ सिद्धांतों का समावेश कर दिया गया था। दीन इलाही का तात्पर्य था, देखिए दीन इलाही का क्या तात्पर्य है, एक ईश्वर का धर्म। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ ले जाए कि दीन ए इलाही का तात्पर्य क्या था, तो एक ईश्वर का धर्म, ठीक है। अकबर ने अपनी प्रजा में सूर्य, ठीक है, याद रखिए, सूर्य, अग्नि और प्रकाश को आदर सम्मान देने की भावना का समावेश किया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, अकबर के कुछ सहयोगी जिन्होंने दीन ए इलाही मानने से मना कर दिया था, ठीक है, राजा मानसिंह उनमें सर्वप्रमुख थे। अगर पूछ दे कि दीन इलाही धर्म को मानने से मना कर दिया था तो उसमें सबसे प्रमुख कौन थे, तो याद रखिएगा राजा मानसिंह जो थे ये बहुत प्रमुख थे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से पूछ लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन आगे नहीं था, ठीक है। अगला चैप्टर है हम लोग का चैप्टर नंबर 8, वैभव विलास का युग, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 की ओर चलते हैं। एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ, चैप्टर नंबर, ठीक है, 9। एक लास्ट चैप्टर कौन सा? तो चैप्टर नंबर 9 आपका बचा हुआ। 8 में हम लोग आ चुके हैं, 9 को भी आज हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? तो कौन सा मुगल शासक था, ठीक है, जो अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा था? तो जहांगीर, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था? ठीक है, तो ये किस वर्ष किया था? तो 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, चलिए, जहांगीर के समय निम्न में से कौन से क्षेत्र मुगल से जीत लिया गया था? जहांगीर के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो था मुगलों से जीत लिया गया था? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो कंधार को मुगलों से जीत लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आया था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में था? तो कौन हो जाएगा? सर टॉमस रो,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं 5 में क्या है। चलिए, तो निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो ये तो सबको पता होगा कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इसकी व्याख्या थोड़ा देख लीजिए क्या है। देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया। शाहजहां की अन्य वास्तुकला रचनाओं में ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में सबको पता होगा। लाल किला कहाँ है, ठीक है, तो एक लाल किला आपको दिल्ली में भी मिलेगा, अब एक लाल किला आपको आगरा में भी मिलेगा। लाल किला आदि, ठीक है, आदि प्रमुख थे। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल अपनी पत्नी किसके लिए, मुमताज बेगम की याद में बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि ताजमहल का निर्माण किसके मतलब याद में शाहजहां ने बनवाया था, तो मुमताज बेगम की याद में बनवाया गया था, ठीक है। शाहजहां जिस सिंहासन पर बैठता था उसे क्या कहते थे, तो तख्ते ताउस कहा जाता था, ठीक है। शाहजहां जिस सिंहासन पर बैठता था उसे तख्ते ताउस कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, शाहजहां से संबंधित, ठीक है, निम्न कथनों पर असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। चलिए, तो क्या है देखते हैं। पहला कथन क्या है, इसने मध्य एशिया, ठीक है, इसने मध्य एशिया के बल्ख और बदख्शा को अपनी सेनाएं भेजी थी, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कंधार थोड़े समय के लिए, ठीक है, शाहजहां को पुनः प्राप्त हो गया था, तो ये भी सही है। शाहजहां ने असम में, ठीक है, कामरूप पर विजय प्राप्त किए, क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है। शाहजहां के समय हुगली बादशाह पर डचों का अधिकार था, तो ये आपका गलत है, ठीक है। ये कथन क्या है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए 7 में क्या है कि, चलिए, शाहजहां ने, ठीक है, निम्न में से किसे अपनी राजधानी बनाया, तो शाहजहां ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, तो शाहजहानाबाद का, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए थोड़ा सा इसमें देख लीजिए क्या है कि आज यह दिल्ली का एक प्रमुख भाग है और 1666 में मेन ये है कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी, 1666 ईस्वी में, ठीक है। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी, 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है, कथन और कारण, ठीक है। चलिए, तो कथन ए क्या है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, क्या ये कथन सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आर में क्या है, तो आर देख लेते हैं, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। यानी कि 8 का 1 सत्य है और आर असत्य है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है, तो कौन सा कारण सही है, चलिए देखते हैं। भौगोलिक सुरक्षा, ये आपका बिल्कुल सही है। उच्च नेतृत्व शक्ति, ये भी आपका सही है। राजनीतिक जागृति, ये भी आपका सही है, ठीक है। यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, ठीक है। 10 में क्या है, इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 10 नंबर में आइए, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, ठीक है। वह कौन सा सुल्तान था, तो ये कौन हो जाएगा, तो अफजल खां, ठीक है, अफजल खां था जिसे सुल्तान जो था शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, चलिए क्या है कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने संधि की थी, ठीक है। तो किसके साथ किया था, तो ये जयसिंह के साथ किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, चलिए, मराठा प्रशासन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला क्या है, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए, ठीक है, केंद्रित स्तर पर अष्ट प्रदान की व्यवस्था की थी, क्या ये सही है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, दूसरा नंबर में क्या है कि चौथ और सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य के बाहर लगान वसूली के 2 प्रमुख थे, ठीक है, 2 प्रमुख साधन थे, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 आपका
दोनों का दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। तो इसकी व्याख्या आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, जूम कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। ठीक है, तो किसके लिए था औरंगजेब, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, जो सिखों के नौवें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर। नौवें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर। इसके लिए औरंगजेब जो था वो जिम्मेदार था। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। तो औरंगजेब के काल में सन 1675 ईस्वी में सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी का हुक्म दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पथ की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए वीवीआई हो सकता है। ठीक है, खालसा पथ की स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा पथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए तो किस मुगल शहजादे ने, ठीक है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। तो किसने किया था, तो उससे पहले उपनिषद का मतलब क्या था, गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो 15 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, दारा शिकोह ने। ठीक है, तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 17वीं शताब्दी में भारत की व्यापारी स्थिति से संबंधित निम्न कथनों पर असंगत, यानी कि असंगत को चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका असंगत है, बाकी सब आपका सही है। क्या है, अभी तक अंग्रेजों का भारतीय व्यापारी से संबंध नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे। ठीक है, तो कौन थे, 17 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसका आपका हो जाएगा तो विनस दास, ये भी आपका हो जाएगा, मुराद ये भी हो जाएगा, मंसूर ये भी हो जाएगा, और बहजाद ये भी था। यानी कि चारों का चारों कौन था, तो जहांगीरी चित्रकारी थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं कैसे है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन भी अच्छा दिया हुआ है, मतलब एक एक चैप्टर समझिए कि 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए तो मुगल वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या है, तो शाहजहां के काल में, ठीक है, वास्तुकला का पर्याप्त विकास हुआ। क्या ये कथन सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, औरंगजेब के काल में मुगल वास्तुकला की अवनति आरंभ हो गई। ठीक है, अवनति आरंभ हो गई। ठीक है, यहाँ पे अवनति है, तो ये भी ये कथन क्या है, ये मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो ये भी आपका सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। चलिए तो निम्नलिखित कथनों को में असत्य का कथन है, मतलब कौन सा असत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला कथन देखते हैं, संगीत की हिंदुस्तानी या उत्तर भारत शैली मुगल काल में खूब लोकप्रिय हुई। क्या ये सत्य है, तो ये आपका सत्य है, हमें असत्य चुनना है। ठीक है, आगे देखते हैं, ख्याल और ठुमरी संगीत शैली मुगल दरबार में विकसित हुई। ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, सी और डी ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए सी में क्या है, इस समय कर्नाटक संगीत की शैली प्रायद्वीप और दक्षिण भारत में अधिक प्रसिद्ध थी। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है। अगला क्या है कि 18वीं शताब्दी तक दिल्ली और लखनऊ उर्दू काव्य के प्रमुख केंद्र नहीं रहे। ठीक है, देखिए फोकस कीजिएगा, नहीं रहे। क्या ये सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये गलत है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमिलित नहीं है, देखिए क्या है कि सूरदास की रचना सूरसागर है, यह सम्मिलित है, तो ये बिल्कुल सम्मिलित है। रसखान की क्या रचना है, कृष्ण लीला है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, रसखान का क्या था, तो रसखान का आपका याद रखें प्रेम वाटिका, एक का नाम क्या था, तो प्रेम वाटिका।
ये रचना किसकी थी? तो रस खान की। ठीक है, प्रेम वाटिका, याद रखिएगा। रस खान की रचना कौन सी था? प्रेम वाटिका किसकी थी? तो रस खान की। और सूरदास तो सूर सागर। और बिहारी, बिहारी किसका था? सतसई, सतसई किसका? तो बिहारी का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका असत्य है, यानी कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 नहीं, अब डायरेक्ट आते हैं चैप्टर नंबर 9। ये हमारा लास्ट चैप्टर है 7th क्लास का। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है मध्यकालीन भारत का। तो अभी तक अगर पार्ट 1 नहीं देखे मध्यकालीन भारत पार्ट 1, वो देख लीजिएगा, फिर आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। और 7th क्लास का तो पहले ही हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका पुरानी एनसीईआरटी चल रहा है। मध्यकालीन भारत क्या है? तो पुरानी एनसीईआरटी से चल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो 9 नंबर में क्या है? पहला प्रश्न क्या है? 1 मिनट। चलिए, मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, 9 में चैप्टर का नाम क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन। देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली? ठीक है, तो किसने संभाली थी? तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बहादुर शाह प्रथम ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ। अफगानों का मतलब वही होता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका सही है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। कब हुआ था? कभी पूछ ले तो याद रखिए 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। चलिए, पहला से शुरू करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो कौन सा हो जाएगा? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं। और नहीं, सॉरी, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सॉरी, मिस्टेक हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1526 में। और 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, क्या बोलते थे? 1 मिनट रुकिए, देखिए। प्रथम युद्ध जो था वो आपको बाबर, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था युद्ध 1526 में। ये हुआ था प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध की अगर हम बात करें तो 1556 में। ठीक है, ये हुआ था अकबर, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, और इसी में अकबर के पिता की मृत्यु भी हुआ था। ठीक है, चलिए, और तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। ठीक है, याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। इस किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। सॉरी, गलती उधर बोल दिया होगा, थोड़ा भूलने में हो गया होगा। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह ईरान का बादशाह था। क्या ये सही है? तो हाँ, ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। क्या है? तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है? नादिर शाह, ठीक है, ईरान का बादशाह था। उसने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 ईस्वी में, याद रखिएगा। और क्या है आगे? दिल्ली नगर को तहस नहस कर डाला। ठीक है, दिल्ली नगर को क्या किया? तो तहस नहस कर डाला। नादिर शाह लौटते समय, देखिए, नादिर शाह लौटते समय शाहजहां का, ठीक है, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी ईरान ले गया। याद रखिएगा, पूछ देगा। ठीक है, कि नादिर शाह लौटते समय, ठीक है, तो क्या क्या लेके मतलब कि गया था? तो कोहिनूर हीरा किसने लेके गया था? तो नादिर शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूरोपीय व्यापारियों को, ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में अपने क्षेत्र विस्तार में मिली सफलता के, ठीक है, कारणों में संबंधित है।
तो कौन कौन संबंधित है देखते हैं। इस समय, ठीक है, इस समय भारत में कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, यूरोपीय समुद्री लड़ाई में मुगल सेना से बाहर बेहतर थे। ठीक है, यूरोपीय समुद्री लड़ाई में मुगल सेना से बेहतर थे। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो 1 मिनट, चलिए, तो 4 नंबर क्या है? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से, ठीक है, व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का? तो ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो यूरोपीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, डेनमार्क ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत भेजी। क्या ये कथन सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हॉलैंड की कंपनी ने जावा और सुमात्रा पर अपने केंद्र स्थापित किए। क्या ये सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स हॉलैंड की कंपनी का नाम था। क्या ये सही है? तो 3 ये भी आपका सही है, यानी कथन 1, 2, 3 का 3 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्या है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? तो पुर्तगालियों से। ठीक है, देखिए क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा नहीं। पहला लाइन क्या है कि पुर्तगाली राजकुमारी का, ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी का इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह होने पर, याद रखिएगा, इंग्लैंड की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह, तो इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह होने पर अंग्रेजों को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ। ठीक है, बाद में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, सौंप दिया गया। याद रखिए बाद में क्या हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया? सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्या है? ठीक है, तो पांडिचेरी में निम्न में से, ठीक है, किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए फ्रांस का। किसका अधिकार था? तो फ्रांस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर थे। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह आपका बिल्कुल सही है। इस समय बुंदेलखंड, रुहेलखंड आदि लगातार विद्रोह कर रहे थे। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, तीसरा क्या सही है कि नहीं। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का विलासित पूर्ण जीवन, क्या ये सही है? तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सही, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ABCD, यानी कि तीनों ABCD। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग 7th क्लास का मध्यकालीन भारत यानी पुराने NCERT खत्म कर चुके हैं। तो आने वाला जो वीडियो होगा वो हमारा क्लास 8 का हिस्ट्री, क्लास 8 का NCERT, ठीक है, हमारा आने वाला वीडियो होगा, जो कि आपके सामने कल आ जाएगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना जरूर, लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अगर एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 9142, ठीक है, 650549। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज करके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और हाँ, PDF के लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी अभी जो क्लास चल रहा है उसके PDF बिल्कुल आपको फ्री दिया जाएगा और टेलीग्राम में 7th क्लास का PDF डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आज शाम तक नहीं होगा तो टेलीग्राम में PDF आपको डला जाएगा, जैसे 6th क्लास का पूरा डला चुका है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।